हाँ, कल हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन किया है। एक, भारत की इकोनॉमी किस तरह से इस समय चल रही है, और दूसरा, एक जो सोशल इंस्टेबिलिटी है इस समय इस देश में, हम उस सोशल इंस्टेबिलिटी को कैसे दूर करें। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, और मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए जिस पे ये एक स्टैंड ले चुका है। मिसाल के तौर पर दो क्वेश्चंस है यहाँ पे ऐसे आए। एक क्वेश्चन था, आपका ख्याल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या है। ये ने इस पे सर्कुलर निकाला है। इंश्योरेंस वर्कर में इसमें एडिटोरियल लिखा गया है, तो ये का स्टैंड इस पे बहुत क्लियर है। दूसरा सवाल उठा था कि सिटीजनशिप एक्ट पे आपका ख्याल क्या है। इस पे भी ने सर्कुलर निकाला था, तो इस पे भी इंश्योरेंस वर्कर में आर्टिकल्स लिखे गए थे, और मैं समझता हूं कि ये का स्टैंड इन दोनों विषयों पे बहुत क्लियर था। एक और क्वेश्चन कॉमरेड प्रभात पटनायक को पूछा गया, ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन पे। ये तो अपना हर दिन का स्ट्रगल था जिस पे हमने स्ट्रगल चलाई। कॉमरेड प्रभात पटनायक ने इस पे आंसर किया, मगर उस आंसर को मैं एक और छोटे से इशू से जोड़ना चाहता हूँ। हमने कहा ये ने कि न्यू पेंशन को ख़त्म होना है, और 1995 पेंशन स्कीम जो LIC में है वो सारे एम्प्लॉयज़ पे लागू होनी है। ये एक बात हुई। मगर दूसरी बात ये ने ये भी कही कि इस समय सारे विश्व में पेंशन्स पे एक अटैक हो रहे हैं। यूरोप में बहुत बड़ी स्ट्रगल्स चल रही है, जहां पे वर्कर्स रेसिस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के अगेंस्ट। फ्रांस में आपने देखा होगा कि कितनी स्ट्रगल्स हुई मैक्रॉन, क्योंकि वो 62 ईयर्स से 64 ईयर्स को उन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी। इसके खिलाफ वहाँ के वर्कर्स ने एक स्ट्रगल की। वर्कर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब आप मेरी रिटायरमेंट एज बढ़ाओगे तो आपकी 2 वर्ष की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी सरकार की। अगर मैं 2 वर्ष और ज़्यादा काम करूँगा तो मेरी वर्किंग एज ज़्यादा होगी और रिटायरमेंट एज, पोस्ट रिटायरमेंट एज कम होगी। तो इससे मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, सरकार को फ़ायदा मिलेगा। और इसके चलते फ्रांस में, UK में, इटली में बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पेंशन रिफॉर्म्स को लेके। और ये ने ये भी कहा कि आप अपने एक्सपीरियंस से देख लो कि जो सहूलत सारे वर्कर्स को नहीं है, अगर वो सहूलत आपके पास है तो वो कभी सेफ नहीं रहेगी। और इसीलिए ये ने वो एग्जाम्पल आपको अभी मिल चुका है, जबकि आपकी CL घटा दी गई, क्योंकि इस देश में किसी के पास 15 डेज CL नहीं था। इस देश में किसी के पास एडिशनल CL नहीं था। अगर आप कोई आंदोलन करोगे, किसी और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शामिल करोगे, तो वो कहेंगे कि मेरे पास इतनी CL है ही नहीं, आपके लिए मैं क्यों लड़ाई करूं।
तो जो सहूलत दूसरों के पास नहीं है, अगर आपके पास वो सहूलत है, आपके पास वो बेनिफिट है, तो ये कभी भी सेफ नहीं रहेगी। इसीलिए AIA ने कहा कि आप दूसरे लोगों के आंदोलन से मिल जाओ और डिमांड करो कि उन लोगों को भी ये बेनिफिट होनी चाहिए। और जब AIA की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने कहा कि हमको एक ऐसा एजिटेशन तैयार करना है जहां हम डिमांड करें कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, इन लोगों को एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चाहिए। और इसके चलते कहीं कहीं कन्वेंशंस हो रहे हैं, कहीं कहीं सेमिनार्स हो रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि सेंट्रल जोन में भी इस बात पे चर्चा होगी और आप कोई एजुटेशन प्रोग्राम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पे बनाएंगे। कॉमरेड प्रभात पटनायक से एक और सवाल पूछा गया, और वो सवाल ये था कि टैक्स पेयर्स क्यों अपना पैसा सरकार को दें गरीबों की जिंदगी सुधारने के लिए। कॉमरेड प्रभात पटनायक ने इसका बहुत अच्छा सा आंसर दिया, मगर मैं इस आंसर को कुछ और बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप किसी घर में पैदा हुए हो, अगर उस आपके पिताजी के पास, आपके माताजी के पास कोई असेट हो, तो जैसे ही आप पैदा होते हो आप उस असेट के हिस्सेदार बन जाते हो, है। जब मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो इस देश के जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पे मेरा हक है या नहीं। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ के जो माइंस हैं, यहाँ के जो रिवर्स हैं, इन सब पे मेरा हक है, मेरा हिस्सा है। और कोई मुझे 1500 रुपया दे के कोई भीख नहीं दे रहा है, वो जो मैं जिसका हकदार हूं वो हक अदा कर रहा है। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि कोई या सिर्फ टैक्स पेयर ही इस देश की प्रोग्रेस के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं, दूसरे कोई नहीं दे रहे हैं। आपके पास 10 रुपया लेके एक भिखारी रोटी खरीदने के लिए जाएगा, उस रोटी पे वो GST पे करेगा। अगर आप बीमार हो तो आपको 12% एक क्रोसिन टैबलेट पे GST देना पड़ेगा। सो भारत में जितने भी लोग हैं वो एक या दूसरे तरह के टैक्सेस देते ही हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जब आप डायरेक्ट टैक्सेस देते हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 5 लाख तक आपका जो इनकम है उसको माफ कर दिया जाए। 5 लाख की एनुअल इनकम भारत में कितने लोगों के पास है, सवाल है ये। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिन लोगों, और सरकार के आंकड़े, जो बिबेक रॉय हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि जिस हाउस होल्ड के पास 25,000 रुपया मंथली इनकम है वो भारत के 10% टॉप लोगों में से हैं। जब 25,000 रुपया टॉप इनकम में है तो आप 10% के, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 90% जो भारत की आबादी है वो 25,000 रुपया महीना कमा नहीं पाते। तो ये टैक्सेशन को हमको ठीक से समझनी है, और ये कहना है कि कोई भी बेनिफिट किसी को फ्री नहीं मिलती, उसका हक उसको मिलता है। तो कॉमरेड, अब हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। LIC के सामने क्या चुनौतियां हैं? जो मुझे मालूम है वो आपको भी मालूम है ना? जो मुझे मालूम है, जो मेरी जानकारी है वो आपके पास भी है।
तो आज हमारा रिलेशनशिप एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं होगा। हम सब मिलके आज जो चुनौतियां हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये तय करेंगे कि इन चुनौतियों से हमको कैसे निपटा जाए। चुनौतियां कोई स्टैग्नेंट नहीं है कि यही चुनौतियां हैं, कोई और नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती पैदा होती है और उस चुनौती से निपटने के लिए आपको ये की तरफ नहीं देखना है, आप खुद को ही एक सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हम सबको एक सॉल्यूशन ढूंढना है इन चुनौतियों को निपटने के लिए। चुनौतियों से की बात करने से पहले मैं एक दो बात आपको सामने रखना चाहता हूं। एक सेक्शन वर्कर्स का ऐसा भी है जो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन या ऑफिस चलाने का काम मैनेजमेंट का है, तो ट्रेड यूनियन क्यों इस पे काम करेगी? क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस तरह की इकोनॉमी यहां चल रही है, जो हम सब पूंजीवाद जो हम कहते हैं, वो एक वर्कर को अपनी इंस्टीट्यूशन से एलियनेट कर देता है। एलियनेट का मतलब अलग थलग कर देता है। और ये वर्कर ये समझता है कि मैं अपना लेबर बेच रहा हूं और वो मुझे मेरी सैलरी या पेमेंट दे रहा है। तो यही रिश्ता है मुझ में और एक इंस्टीट्यूशन में, दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। तो क्यों हम इंस्टीट्यूशन के बारे में सर खपाएं? ये हमारा काम नहीं है, ये चेयरमैन का काम है, ये एमडी का काम है। हम क्यों एलआईसी के प्रोडक्ट को पॉपुलर करें? ये तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जॉब है। तो कुछ एक ऐसी भावना है। तो हमने कहा कि जहां भी एक्सपीरियंस हमने देखा कि जहां जिस इंस्टीट्यूशन पे, जिस पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में वहां के जो वर्कर्स अपने इंस्टीट्यूशन से एकदम अलग थलग हो गए, वो इंस्टीट्यूशन कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। 2 या 3 एग्जाम्पल्स। कभी हमको गर्व होता था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज पे। भारत में पहली एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो टेलीफोन बनाती थी, इंस्ट्रूमेंट। आज वो इंडस्ट्री खत्म हो गई पूरी तरह से। दूसरा था हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज थी। मशीनरी इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, है ना। आज वो खत्म हो गई। गवर्नमेंट का रोल है इसको खत्म करने में, मगर ट्रेड यूनियंस की भी नासमझी है इसके खत्म होने में। जब हम सिग्नेचर कैंपेन पे थे एलआईसी के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, हमने इस इंडस्ट्रीज के वर्कर्स से बात की, हमको आपके सिग्नेचर्स चाहिए। और उस समय बात करते करते इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, माइकल फर्नांडिस, जो जॉर्ज फर्नांडिस के छोटे भाई, अभी उनकी डेथ हो चुकी है, वो थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्यों बादर करेंगे कि इंडस्ट्री कैसे चलाएं, ये तो मैनेजमेंट का काम है। उस समय मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात उनसे कही थी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी यहाँ बढ़ रही है, अगर ट्रेड यूनियन इस पे स्टडी नहीं करेगा और वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है, उस
टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में नहीं लाने देगा तो इंडस्ट्री कायम नहीं रहेगी। माइकल फर्नांडिस ने मेरी बात नहीं मानी और ट्रेड यूनियन उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग ये सब मैनेजमेंट का काम है, हमारा काम नहीं। उनको उनका काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम है एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स हैं उस पे एजिटेट करना, दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। हमने देखा कि आईटीआई जब कंपटीशन चला, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आईटीआई को क्या हुआ। तो इसीलिए ये आईए ने 2 स्लोगन दिए। पहला स्लोगन ये है कि एलआईसी इज ए आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ऑफ आईए, राइट। और दूसरा जो स्लोगन हमने दिया कि एलआईसी का जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ एक क्लर्क नहीं है, एक एचजीए नहीं है, वो एलआईसी का एक एम्बेसडर है। हमने ये 2 स्लोगन दिए और हमने कहा कि जो एलियनेशन होता है इंडस्ट्री से, इसको दूर करें और हम एम्प्लॉयज को इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें। क्योंकि हम जानते थे कि हमारे जॉब सेफ रहेंगे जब अपनी इंडस्ट्री सेफ रहेगी, हमारे बेनिफिट सेफ रहेंगे जब इंडस्ट्री सेफ रहेगी या इंडस्ट्री प्रोग्रेस करेगी। आपको वेज रिवीजन मिलेगा जब प्रीमियम इनकम की ग्रोथ होगी। अगर प्रीमियम इनकम की ग्रोथ नहीं होगी तो आपका वेज रिवीजन कैसे होगा? जनरल इंश्योरेंस में आप देख रहे हैं अब। तो हमने कहा कि ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है। और कॉमरेड सुंदरम ने तो बहुत खूबसूरती से कहा कि आज जो चेयरमैन है वो एक पक्षी है जो आज एक डाल पे बैठता है, कल वो उड़ के किसी और डाल पे चला जाएगा। सब बर्ड ऑफ द पैसेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि आज वो एलआईसी का चेयरमैन रहेगा, कल सरकार उसको आईआरडीए का चेयरमैन बना देगी। मगर आपको एलआईसी में ही रहना है और एलआईसी में ही अपनी सर्विस खत्म करनी है। तो ये काम आप एलआईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पे ही नहीं छोड़ोगे, आप एलआईसी के एक एम्बेसडर हैं और एलआईसी जो काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो ये हमने डिसाइड किया कि 2 स्लोगन हम दें। एलआईसी इज ए आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ऑफ आईए। ये स्लोगन उस समय आया जब हम वेज रिवीजन की बात कर रहे थे। विजयन चेयरमैन थे एलआईसी के, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में एक क्राइसिस हो रही है, इंडस्ट्री में नंबर ऑफ पॉलिसीज घट रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और इसीलिए हम आपको एक अच्छा सा वेज रिवीजन नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप हमको एक अच्छा सा वेज रिवीजन दे पाएं या ना दे पाएं वो बात की बात है, मगर आप इस बात का खुलासा करो कि आपको एलआईसी क्राइसिस में है सिर्फ क्यों 5 साल में एक बार याद आता है? क्यों? जब हम वेज रिवीजन की बात करने जाएं तो आप कहते हैं कि एलआईसी क्राइसिस में है। क्राइसिस वेज रिवीजन के समय ही नहीं आती, क्राइसिस तो हर दिन आती है। और हमने कब नहीं कहा कि हम क्राइसिस पे बात नहीं करेंगे? तो हम उस समय मैंने कहा था कि आप ये मत सोचो कि एलआईसी हमारे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयर है, एलआईसी हमारे लिए एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। तो उसके बाद सारे मैनेजमेंट के लोग बात करना शुरू कर दिए, एलआईसी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। और सबसे पहला शायद किसी ट्रेड यूनियन ने सोचा भी नहीं था 1974 में दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस आईए की हुई, वहां पे सरोज चौधरी ने उठकर खड़े हुआ और कहा कि हमको पॉलिसी होल्डर्स की सर्विसिंग बेटर करनी चाहिए। उस समय कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुई, अरे ये सरोज तो चेयरमैन जैसे बात कर रहे हैं, उनको क्यों कहना है क्या हमको पॉलिसी होल्डर की सर्विसिंग ठीक करनी है?
तो सरोज ने समझाया कि 1974 जब हमने लॉकआउट को डिफीट किया था, एक वेज रिवीजन हासिल किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि जब ऑफिस में जाओगे और बैठोगे तो जो एक पॉलिसी होल्डर आपके पास आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं एक वर्कर होगा। वो आपके पास आएगा एक लोन के लिए, चेंज ऑफ नॉमिनेशन के लिए, किसी काम के लिए। तो आप उसको एक सिर्फ एक कस्टमर नहीं मानो, आप उसको आपकी फौज का एक सिपाही मानो और उसके लिए अपनी अच्छी सी सर्विस दो। और कॉमरेड सरोज ने यह भी कहा कि जो ये 1974 का सेटलमेंट है ये सेफ नहीं रहेगा, इस पे अटैक होगा, और जब इस पे अटैक होगा तो आपको दूसरों की मदद की जरूरत होगी, तो आप पॉलिसी होल्डर्स को अपना दोस्त बना लो। 1974 में पहली बार सरोज ने ये कहा। काफी चर्चा हुई, फिर वो बात एक्सेप्ट हुई। उसके बाद बहुत सारे डिविजन्स में पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग वीक या पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग फोर्टनाइट ऐसा शुरू हो गया, जहां पे लोग ऑफिस के बाहर भी बैठ के पॉलिसी होल्डर्स का काम करने लगे। क्लेम सेटलमेंट्स पूरे हो गए। जो भी उस समय लोन्स, फर्स्ट लोन ब्रांच में होता था, सेकंड लोन डिविजनल ऑफिस को आना था, और सारे या लोन एप्लीकेशंस 3 महीने 4 महीने तक नहीं सेटल होते थे। उस एक वीक में या 15 दिन में हमने सारे फाइल्स क्लियर कर दिए। और उसके बाद जो एक इमेज बना LIC का, वो इमेज शायद ही हम बना पाते अगर सरोज ये सवाल नहीं उठाते। तो उसके बाद लगातार हमने पॉलिसी होल्डर्स को सर्विसिंग की बात रखी और कैंपेन की बात की, और कॉमरेड सुंदरम ने कहा वर्क ऑन द सीट एंड कैंपेन ऑन द स्ट्रीट। ये 2 चीजें आप ले लो। फिर हमने कहा कि LIC तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है। बहुत सारे अपने कॉमरेड्स ये समझते हैं कि LIC इस देश से अलग थलग एक इंस्टीट्यूशन है जो सोशलिस्ट बाय इटसेल्फ हो गया है। सवाल यह है कि LIC भी कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है। जिस तरह का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को LIC भी प्रमोट करता है। क्यों? 1951 में हमने जन्म लिया, उसके बाद हमने डिमांड किया कि इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज होना चाहिए। या ये जानती थी कि नेशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम भारत को एक सोशलिस्ट स्टेट बना दें। हमने ये कहा कि जो भी पैसा उस समय एक इंश्योरेंस कंपनी इकट्ठा कर रही है, वो पैसा लोगों की जिंदगी सुधार नहीं रहा है, वो उन मालिकों की जिंदगी सुधार रहा है। तो हमने कहा कि अगर यही पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे, आप एजुकेशन में लगाओगे, हाउसिंग में लगाओगे, इरिगेशन में लगाओगे, तो लोगों की जिंदगी में एक सुधार आएगा। और हमने कहा कि अगर LIC को आप नेशनलाइज करोगे या इंश्योरेंस बिजनेस को आप नेशनलाइज करोगे तो एक सोशल कैपिटल डेवलप होगा। इसी वजह से हमने LIC इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइजेशन करने का एक आंदोलन चलाया और 1956 में LIC की बुनियाद खड़ी हुई। मगर बहुत सारे लोग चाहते थे कि LIC ना बने,
इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज नहीं हो। उस समय जो पार्टी थी, जो आज की बीजेपी है, उसने बैंक नेशनलाइजेशन और एलआईसी नेशनलाइजेशन के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस किए। उन्होंने कहा कि बैंक और एलआईसी तो प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, इसको नेशनलाइज मत करो। और वो कहते थे कि अगर बैंक को आप नेशनलाइज करोगे, इंश्योरेंस को आप नेशनलाइज करोगे, तो ये सारा पैसा सरकार के पास जाएगा, लोगों की सेविंग का, और इससे एक स्टेट कैपिटलिज्म डेवलप होगा। हम नहीं चाहते कि स्टेट कैपिटलिज्म यहाँ पे डेवलप हो, हम एक फ्री एंड फेयर कैपिटलिज्म भारत में चाहते हैं। कैपिटलिज्म कितना फ्री और फेयर होगा ये आपको मालूम है। तो इन लोगों ने कहा कि हम नेशनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद नेशनलाइजेशन हुआ क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? नंबर एक, टैक्सेस। नंबर दो, बारोइंग, जिसको हम फिस्कल डिफिसिट भी कहते हैं, बारोइंग। नंबर थ्री, जो लोगों की बचत है उसको अपने कंट्रोल में लाना। और भारत में जो हाउस होल्ड सेविंग्स थी उस समय उसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा था। तो सरकार ने कहा कि अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ये सिर्फ सरकार ही नहीं, उस समय के बहुत बड़े पूंजीपति टाटास, बिरलास, डालमियास, सिंगानियास, जो बॉम्बे प्लान हम कहते हैं, ये लोग भी कह रहे थे कि सरकार को यहाँ पे रोड बनानी है, सरकार को रेलवे बनानी है, सरकार को एयरपोर्ट बनानी है, सरकार को पोर्ट बनानी है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये सिर्फ सरकार ही काम कर सकती है, और इसलिए यहाँ पे नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन के बाद तीन बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आई। पहली चुनौती थी, नेशनलाइजेशन 56 में हुआ, 57 में ही ये चुनौती आ गई, जहां पे डिमांड होने लगी कि इंश्योरेंस सेक्टर को फिर से डी नेशनलाइज आप कर दो। वो चुनौती क्या थी? जब आपके पास पैसा है तो आपको पैसा कहीं पे लगाना पड़ेगा। तो उस समय कलकत्ता के एक बिजनेसमैन थे जो एक स्टॉक ब्रोकर भी थे, उनका नाम था हरिदास मुंद्रा। मुंद्रा डील, जब भी आप एलआईसी के बारे में बात करोगे तो जो लोग एलआईसी को नहीं मानते वो मुंद्रा डील की बात करेंगे। मुंद्रा, हरिदास मुंद्रा, उनकी 7 कंपनियां ऐसी थी जिसमें एलआईसी ने पैसा लगाया, और वो 7 कंपनियां लॉस में चल रही थी। तो उस समय पार्लियामेंट में फिरोज गांधी ने सवाल उठाया। फिरोज गांधी मालूम है ना आपको? हाँ, इंदिरा गांधी के हस्बैंड। फिरोज एक पारसी थे। अभी कैंपेन चल रहा है कि फिरोज एक मुसलमान थे, फिरोज एक पारसी थे। फिरोज गांधी, इन्होंने सवाल उठाया, इन्होंने कहा कि हमने नेशनलाइज किया था इंश्योरेंस बिजनेस को ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका पैसा सेफ रहे, मगर एलआईसी के नेशनलाइज होने के बाद एलआईसी का इन्वेस्टमेंट क्यों ऐसी कंपनीज में कर रहे हो जो लॉसेस में जा रही हैं? और उन्होंने कहा कि एलआईसी का चेयरमैन या एलआईसी का इन्वेस्टमेंट बोर्ड ही ये काम नहीं कर सकता, इनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा, इसीलिए इन्होंने मुंद्रा में पैसा लगाया। कितना पैसा किसी को मालूम है? 1,27,00,000 रुपया। आज के लिए एक
करोड़ 27 लाख तो एक मामूली रकम हो गई। मगर 1957 में जब LIC का टोटल कैपिटल 5 करोड़ था तो 1 करोड़ 27 लाख एक मामूली रकम नहीं थी। पार्लियामेंट में डिबेट चली, एक कमेटी बनी, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज थे MC छागला रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर LIC ने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया है तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है सरकार का ये रेस्पॉन्सिबल है, और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के जो थे ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद TT कृष्णमाचारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो सेक्रेटरी थे पाटिल उनको इस्तीफा देना पड़ा। पर अदानी के बाद कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। और फिरोज गांधी एक रूलिंग पार्टी के MP थे, अपोजिशन के नहीं। तो उसके बाद लोगों में एक शक पैदा हो गया, क्या हमारा पैसा सेल LIC में सेफ रहेगा? तो काफी देर तक हमको जद्दोजहद करनी पड़ी लोगों को यह बताने के लिए कि आपका पैसा LIC में सेफ है, आपके पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है इस पे एक सरकारी गारंटी है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। फिर दूसरी चुनौती आई जब इंदिरा गांधी 1980 का इलेक्शन जीत के आई। 1975 से लगातार LIC में एक एजिटेशन चलता रहा। वो एजिटेशन क्या था? 1974 में हमने लॉकआउट डिफीट किया और एक सेटलमेंट साइन किया। लास्ट सेटलमेंट था जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उसका सिग्नेचर हुआ था। तो इंदिरा गांधी उस समय शिमला में थी। उन्होंने कहा कि हम इस सेटलमेंट को नहीं मानेंगे। LIC एम्प्लॉयज की यूनियन ने जबरदस्ती ये सेटलमेंट हासिल कर लिया और उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो अभी कभी भी वो आ सकता है। उस स्लोगन उन्होंने कहा था कि LIC एम्प्लॉयज आर लिविंग इन ए आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमिड्स ए ओशन ऑफ पॉवर्टी। समझे आप? LIC एम्प्लॉयज एक ऐसे जजीरे में जी रहे हैं, टापू जिसको जजीरा भी कहते हैं हिंदी में, जजीरे में जी रहे हैं जहां पे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी है, ये भूल के कि जो समंदर है उस समंदर में गरीबी फैली हुई है। और हम लगभग उसी समय 73 में हम LIC में आए थे, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट LIC ने लगाए, सरकार ने लगाए। उस एडवर्टाइजमेंट क्या थे? ये गवर्नमेंट डॉक्टर को कितना पैसा मिलता है, एक LIC के चपरासी को कितना पैसा मिलता है। और लेटेस्ट टू द एडिटर्स न्यूज़पेपर में एक डॉक्टर ये कह रहा है कि मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, मुझे LIC में एक चपरासी बनना है। तो कैंपेन तो 75 से लेके एक लगातार स्ट्रगल चल रही थी। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर हम इस स्ट्रगल को सबड्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना है। तो उन्होंने कहा कि AIA को तोड़ना मुमकिन नहीं है, क्यों ना हम LIC को ही तोड़ दें। हाँ, तो उन्होंने एक बिल लाई पार्लियामेंट में। वेंकटरामन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने एक बिल लाया और वहां कहा गया कि हम LIC को स्प्लिट करके 5 और मोर कॉरपोरेशंस बनाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ सदर्न इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे।
तो ये काफ़ी बड़ी लड़ाई थी हमारे लिए। हमने वो लड़ाई लड़ी सक्सेसफुली, और इसी समय दुर्भाग्य की बात है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी आए, और जब कॉमरेड सुनील मेहता जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी LIC को क्यों एक ही यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी है, एक ही मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन होनी है, इसके बाद राजीव गांधी ने इस बात को मान लिया और सुनील को एक चिट्ठी लिखी कि हमने LIC के स्प्लिट का प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया है। समझ लो, अगर हम वहां सक्सीड नहीं होते तो आज जनरल इंश्योरेंस की 4 कंपनियों की जो हालत है, शायद वही हालत हमारी होती, LIC की होती। ये दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती, 1989 में अमेरिका की एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आती है जिसका नाम है क्लारा हिल्स। वो आती है और कहती है कि आप अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओपन करो। अगर आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओपन किया तो इट विल बी ए शिप फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर आप अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओपन नहीं किया तो हम आप पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक एक्ट है 301 ट्रेड एक्ट, हम इसको आप पे इंपोज करेंगे। वो एक्ट है सैंक्शंस। हम भारत पे सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर ओपन नहीं करोगे तो हमारी लड़ाई शुरू हुई। 89 तक भारत की जो सरकार थी, भारत के जो पूंजीपति थे, वो भी नहीं चाहते थे कि भारत इंश्योरेंस सेक्टर ओपन करे। मगर 89 के अंत में 1990 तक इन सारों के मिजाज बदल गए मौसम को देख के। मौसम क्या था? सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। जो एक यूएस इंपीरियलिज्म को एक काउंटर था वो गिर गया। बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गई। ईस्ट जर्मनी में सारे सोशलिस्ट स्टेट खत्म हो गए। तो भारत के पूंजीपतियों ने सोचा कि हम अमेरिकन इंपीरियलिज्म से झगड़ा नहीं कर पाएंगे तो हम उनके एक जूनियर पार्टनर ही बन जाएंगे। तो उसके बाद जब 1991 से शुरू हुई गवर्नमेंट की कोशिश कि यहां पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कैसे ओपन करें, और उन्होंने बैंक में एक नरसिम्हन कमेटी बनाई, इंश्योरेंस में एक मल्होत्रा कमेटी बनाई। दोनों रिकमेंडेशन आइडेंटिकल थे और मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि LIC की जो 5% कैपिटल है इसको आप बढ़ा के 200 करोड़ कर दो, 100 करोड़ मार्केट में बेच दो। 1994 में, और वही रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी ने बैंकिंग इंडस्ट्री को दी थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। आप यहां पे कंपेयर कर लो। 1994 में बैंक में वो रिपोर्ट आई। 1995 के एंड में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट IPO आ गया। 1996 के बिगिनिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का IPO आ गया। मगर आपका IPO कब आया? 2022। 1994 से 2022 तक आपने सरकार की पॉलिसी को रोक के रखा। ये है, अगर कोई मिराकल में बिलीव करता है तो मैं समझता हूं कि ये IIA का एक मिराकल है।
क्योंकि विश्व में कहीं भी ये एग्जाम्पल नहीं है कि आप सरकार की पॉलिसी को तकरीबन 28 साल तक रोके रखो। तो हमने किया। तीसरी चुनौती और चौथी चुनौती आई हाल में। वो चुनौती क्या थी? क्या थी? हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जहां पे उन्होंने कहा गया कि अदानी जो है एक फ्रॉडस्टर है, इसके जो शेयर्स हैं कंपनी के ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि मॉरिशस की कंपनीज या केमन आइलैंड की कंपनीज या सिंगापुर में जो कंपनीज बने हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके आर्टिफिशियली इस प्राइजेस को जैकअप कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि अदानी कंपनीज में बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, शेयर की प्राइजेस की जैकअप हो रही है। तो लोगों में काफी गुस्सा था, पॉलिटिकल पार्टीज में गुस्सा था और पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि अदानी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट जब LIC ने किया तो इसको काफी नुकसान हो गया। तो सारे के सारे अदानी पे अटैक नहीं कर रहे थे, LIC पे अटैक कर रहे थे। राइट। कांग्रेस ने तो डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल दे दी थी, LIC के ऑफिसर्स के सामने आप जाओ, वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करो। और उस समय देखो LIC के जो मैनेजमेंट है उन्होंने LIC को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। हमने चेयरमैन से बात की और उनसे कहा कि आप क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते हो और लोगों को ये इंफॉर्मेशन दो कि उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है। तो चेयरमैन ने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट पे हम क्यों एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। तो हमने देखा कि जब LIC कुछ नहीं कर रही है तो AIA ने प्रेस स्टेटमेंट्स इशू किए, AIA ने प्रेस इंटरव्यूज एक्सेप्ट किए और हमने कहा कि पॉलिसी होल्डर का अमाउंट यहाँ पे सेफ है। क्यों? हमने लोगों को कहा कि इस समय जितना भी LIC का इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 82% एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट है जो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। सिर्फ 18% ही ऐसा है जो हम इक्विटीज और बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं। और LIC को एक क्या माइजर को क्या कहते हैं आप? कंजूस। ऐसा नहीं है कि आप एक गड़ा खोद दो, उसमें एक हुंडी गाड़ दो सारा पैसा रख के और जब कभी मन में आए वो खोल दो, पैसा गिनो और फिर से दबा दो। आपका पैसा 1 मिनट के लिए भी आइडल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पॉलिसी होल्डर को रिटर्न्स देने हैं। तो आप कहां पे इन्वेस्ट करते हो? इक्विटीज में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कि LIC एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है? क्यों? कोई मुझे बताएगा? जब आप किसी से प्रीमियम लेते हो तो आप क्या प्रॉमिस करते हो? 20 वर्ष के बाद या 25 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद आप ये पैसा वापस करोगे, आर इन द हैपनिंग ऑफ सम अदर कंटिजेंसी। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैचिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नो, अगर आप अपना पैसा जो पॉलिसी होल्डर दे रहा है, जो 20 वर्ष में आपको वापस करना है, एक 5 इयर्स के इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगाते हो, आप 20 वर्ष के इन्वेस्टमेंट पे ही लगाओगे क्योंकि आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैच करनी है। तो हमने कहा कि LIC एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम ये हर दिन पेपर में ये नहीं देखते कि आज का इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कितना गिरा, कितना ऊंचा हो गया। हम इसको नहीं देखेंगे, हम लॉन्ग टर्म पे ही देखेंगे। हमने देखा है कि जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है,
LIC को कभी घाटा नहीं हुआ। LIC हर वर्ष स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाती है। हमने सरकार से कहा कि ये आपकी कंपनी है, आप प्रधानमंत्री इस कंपनी के कस्टोडियन हैं, प्रेसिडेंट कस्टोडियन है, मगर प्रेसिडेंट बात नहीं कर पाएंगे, प्रधानमंत्री कस्टोडियन है। जब आप रिलायंस के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, तो LIC पे जब इतना बड़ा संकट आया है तो आप क्यों नहीं आते और लोगों को क्यों आश्वासन नहीं देते कि LIC का इन्वेस्टमेंट सेफ है? वो बात उन्होंने कब कही? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो वहां पे उन्होंने LIC की बहुत तारीफ कर दी, मगर जब तक हमने अपना काम कर दिया था। तो ये 4 मेजर चुनौतियां आई, इस पे हमने अपने टैक्टिक्स तैयार की और इन चारों चुनौतियों को बहुत कामयाबी से निपटाया। और शायद हमने भारत के ट्रेड यूनियन के लिए एक देन भी दिया। वो देन क्या थी? मास मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। ट्रेड यूनियन ये कभी काम नहीं करते थे। पहली बार हमने डिसाइड किया हैदराबाद की AIA कॉन्फ्रेंस में कि हम 1 करोड़ सिग्नेचर लेंगे। शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो उस समय LIC में नहीं थे। ये एक ऐसा माहौल तैयार किया गया, मुझे मालूम, लोग हर दिन ट्रैवल करते थे ट्रेन में, एक जगह से दूसरी जगह, पेपर लेके जाते थे, सिग्नेचर कलेक्ट करते थे। टेम्पल्स, जहां कहीं फेस्टिवल होती थी वहां पे जाते थे, सिग्नेचर्स कलेक्ट करते थे। और ये एक बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बैंगलोर में एक कॉमरेड उदय शंकर थे, उन्होंने ये किया कि एक मैरिज में जब रिसेप्शन हो रहा था तो वहां कहे कि रिसेप्शन हो रहा है, मैं आपसे 1-2 मिनट बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि LIC को क्यों बचाना है और आपको क्यों सिग्नेचर करना है, और मैरिज रिसेप्शन हॉल में उन्होंने सिग्नेचर्स कलेक्ट किए। तो ये सारे काम, और उस समय तक जो मास मोबिलाइजेशन था लोगों को हमारे आंदोलन से जोड़ने का, किसी ट्रेड यूनियन ने ये काम नहीं किया था। अब बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ये काम करते हैं। जब हमको एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला ब्राज़ील में, कॉमरेड वेणुगोपाल और मैं गए हुए थे, तो मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन को कैसे लड़ रहे हैं, और मैंने वहाँ पे कहा कि 150 मिलियन सिग्नेचर्स हमने लोगों से लिए। जोरदार तालियां पड़ गई। और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो कुछ कॉमरेड्स आए ग्रीस के और पोर्चुगल के और लैटिन अमेरिका के, कुछ डेलीगेट्स आए और उन्होंने कहा कि कॉमरेड, आपने कहा था कि 150 मिलियन सिग्नेचर्स, ये सही है क्या? क्या आप कहीं आपसे भूल तो नहीं हुई? हमने कहा कि बिल्कुल सही है, और हमने उनकी जो डाउट थी वो भी समझ गए, क्योंकि इस ग्लोब में, इस विश्व में तकरीबन 70 या 75 ऐसे कंट्रीज हैं जहां की आबादी 150 मिलियन भी नहीं है। अगर आपने आइसलैंड का नाम सुना होगा तो वहां की आबादी कितनी है? 3 लाख। न्यूजीलैंड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में बहुत फेमस है, वहां की आबादी कितनी है? 49 लाख्स। तो 1 करोड़ 50 लाख के सिग्नेचर इन लोगों को लगा के हमसे कुछ भूल हुई है। हमने कहा कि हमारी आबादी इतनी है, हमने इतने सिग्नेचर्स कलेक्ट किए। तो हमें गर्व है कि दूसरे दिन जब अर्जेंटीना का डेलीगेशन बात कर रहा था तो उसने कहा कि प्राइवेटाइजेशन
कि लड़ाई कैसी लड़नी है, हम भारत के ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन से सीखनी है। तो जब तक आप अपना आंदोलन लोगों के इश्यूज से नहीं जोड़ोगे तो आपका आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस समय हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं? 4 या 5 चुनौतियां जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। नंबर 1, ग्रोथ, कंपटीशन। इस समय हमको 24 इंश्योरेंस कंपनी से कंपटीशन करनी है। एक महीने पहले तक 23 कंपनीज थी, एक कंपनी को IRDA ने और लाइसेंस दे दिया। 24 इंश्योरेंस कंपनीज को हमको कंपटीशन करना है। और ये 2 या 3 कंपनीज को छोड़ के सारी की सारी कंपनीज एक बिग मल्टीनेशनल से जुड़ी हुई हैं, राइट? ICICI प्रूडेंशियल एज अ मल्टीनेशनल, उससे जुड़ी हुई है। HDFC स्टैंडर्ड, आप ले लो। ऐसे ही हर कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, हर इंश्योरेंस कंपनी को एक बैंक ने प्रमोट किया है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या कैनरा बैंक, हाँ, PNB, SBI, सारे बैंक्स को ने एक ना एक कंपनी को प्रमोट किया है। तो हमको ना सिर्फ इन 24 कंपनियों से कॉम्पीट करना है, हमको इन 24 कंपनियों के प्रोमोटर्स जो बैंक हैं उनसे भी कॉम्पीट करना है। और कंपटीशन बाद में आता है। पहले क्या यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि आप इंश्योरेंस का मार्केट एक्सपेंड कर सकोगे, इसीलिए हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। और हमने देखा कि भारत की जिस तरह की इकोनॉमी हो रही है, जिस तरह की इनइक्वालिटी ग्रो हो रही है, लोगों के पास बचत के लिए काफी पैसा कम है। और इस समय जिस समय आज हम यहां पे मिल रहे हैं, तो ये जो एवरेज हाउस होल्ड है, ये तकरीबन इसका 60% जो इनकम है वो खाने पीने की चीजों पे ही खर्च हो जाता है। तो उन लोगों के सामने सवाल यह है कि हम 20 वर्ष आगे के सोचें या आज जिंदा रहने के लिए सोचें। वही बचा सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो। जिसका पेट खाली हो वो बचत की कहां सोचता है। तो हमने देखा कि भारत की इकोनॉमी की इनइक्वालिटीज डेवलप हो रही हैं, और इनइक्वालिटीज डेवलप होने की वजह से मार्केट भी इंश्योरेंस का श्रिंक हो रहा है। और जितना मार्केट है, जिसको हम कहते हैं केक, ये केक का साइज नहीं बढ़ रहा है। जितने भी लोग आए हैं उसी केक में एक हिस्सा उनको काटना है। तो हमने सरकार से कहा कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ होनी है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी को आप इंक्रीज करना है। अनएम्प्लॉयमेंट 2020 के बच्चे यहां पे हैं, बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि
25 वर्ष की कम उम्र के जो ग्रेजुएट्स भारत में हैं उसमें से 40% इस समय अनएम्प्लॉयड है। 40% अनएम्प्लॉयड है। वर्किंग एज आप कहते हैं, वर्किंग एज क्या है? अगर आप 15 साल के हो तो आपका असेसमेंट लगता है कि 15 से 64 इयर्स तक आपकी एक वर्किंग एज है। और इस समय 15 और 64 की जो एज है, भारत में कितने लोग हैं? तकरीबन 92 करोड़ लोग हैं जो 15 और 64 एज के बीच में आते हैं। 12 या 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 इयर्स से ज्यादा के हैं, और बाकी के लोग बच्चे ऐसे हैं जो 15 वर्ष के बच्चे से उनकी उम्र कम है। जो वर्किंग एज जिसको आप कहते हैं 15 और 64 के दरमियान, वो तकरीबन 92 करोड़ लोग हैं। और कितने लोगों के पास काम है? जिसको वर्किंग पॉपुलेशन आप कहते हैं। और अगर आप टेक्निकल कहेंगे तो लेबर पार्टिसिपेशन कहते हैं भारत की इकोनॉमी में। 92 करोड़ में इस समय सिर्फ 41% लोग के पास कोई जॉब है या वो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, और दूसरों लोगों के पास जॉब नहीं है। तो भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है मगर एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रहा है। भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अदानी और अंबानी मालदार बन रहे हैं मगर गरीबों के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो आप ये इंश्योरेंस मार्केट एक्सपेंड कैसे करोगे? तो इसीलिए अगर हम ये कहते हैं कि भारत में मिनिमम वेज किसी भी वर्कर के लिए 26,000 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 26,000 चाहिए। हम में से किसी को 26,000 नहीं चाहिए क्योंकि हमारी वेज बड़ी है। हम कहते हैं कि भारत के हर वर्कर के लिए एक मिनिमम वेज 26,000 होनी है। अगर उसके पास 26,000 हुई तो उसके पास कुछ पैसा होगा जो वो बचा पाएगा और इंश्योरेंस खरीद पाएगा। दूसरा ये है कि ये कंपनीज, अभी दौर ऐसा चल रहा है कि जो 24 कंपनियां हैं, शायद अगले 10 या 12 वर्षों में ये घट के 4 या 5 कंपनियां बन जाएंगी। अमालगमेशन और मर्जर का सवाल आएगा। अगर एक कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो दूसरी कंपनी उसको खरीद लेगी। 4 या 5 बड़ी कंपनियां होंगी, तो आप उस कंपनी से कैसे डील करोगे? तीसरा सवाल है कि कितने लोग इंश्योरेबल पॉपुलेशन है भारत में। मुझे बताया गया कि बहुत सारे बच्चे फेलोशिप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको मालूम है कि हर लाइफ इंश्योरेबल नहीं होती, कुछ इंश्योरेबल लाइफ होती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल लाइफ जिसको हम कहते हैं।